हेलो डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज है डेट 28 अप्रैल 2020 और हम डिस्कशन करेंगे द हिंदू। द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज है जो आज के यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज रहेगी आज आरबीआई म्यूचुअल फंड, द हिंदू के पेज नंबर 1। सेकेंड जो डिस्कशन करेंगे वर्चुअल कोर्ट्स, द हिंदू के पेज नंबर 6। रिसेप रीजनल कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप, द हिंदू के पेज नंबर 6 से टॉपिक लेंगे। बीआरआई, द हिंदू के पेज नंबर 6 से टॉपिक इस पर डिस्कशन करेंगे। सिप्री, इसकी एक रिपोर्ट है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, द हिंदू के पेज नंबर 8। इंडसइंड बैंक पीसीआर, द हिंदू पेज नंबर 15। तो ये सभी न्यूज आज हम लेंगे, बाद में रिसेप उससे संबंधित। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से हमने न्यूज ली है। यहां पर फर्स्ट जो न्यूज है वो है आरबीआई ओपन्स लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। यहां से हम डिस्कशन करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आरबीआई ने क्या क्या घोषणाएं की है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल कोर्ट, यहां से हम न्यूज लेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड ये न्यू ऑर्डर, जस्ट अच्छा इन्होंने लिखा है एम के नारायण, भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। इन्होंने क्या क्या लिखा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी अपना अच्छे से काम नहीं कर पाए, जैसे डब्ल्यूएचओ। इकोनॉमिक शॉक लगा है पूरे वर्ल्ड में, ये हमको ध्यान रखना है। चाइना स्पॉटलाइट में आ गया, मीन चाइना पहले भी प्रॉब्लम हुई है चाइना को कोरोना वायरस आने के बाद, लेकिन बाद में जो कोरोना वायरस होने के बाद अब अपनी इंडस्ट्री को, ग्रोथ को, ये सभी कर रहा है। वो काफ़ी बातें इन्होंने लिखी है। वेस्ट एशिया एंड इंडिया, तो एक सिंपल से पॉइंट्स हैं, उतने खास पॉइंट्स नहीं है, सिंपल जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड में क्या चल रहा है उन्हीं को लेकर इन्होंने सब बातें लिखी है। इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इंडिया का क्या होगा कोरोना वायरस हटने के बाद, तो ये सब बाद में पता लगेगा कि रियल में क्या होगा। अभी जस्ट ये अनुमान है, तो कोई जरूरी नहीं है ये सब ऐसे एडिटोरियल पढ़ने का। अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है, अगर इनके व्यूज जानना है, तो आप पढ़ सकते हो। कास्टिंग आउट स्टिग्मा, नो नीड। पेज नंबर 7 पर ए पॉलिसी रोड मैप टू टैकल कोरोना वायरस 19, ये काफ़ी जब टाइम निकल गया तब अपना व्यूज दे रहे हैं। और यहाँ लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a), उसका ये भरपूर उपयोग कर रहे हैं राइटर। बाकी कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हो जस्ट सिंपल, तो आप कर सकते हो। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 8 नंबर का जो टॉपिक 8 नंबर के पेज पर हमारे लिए कौन सी न्यूज काम की है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहीं ऐसे में यूज कर सकते हैं, एथिक्स, उसके बाद जीएस में भी यूज कर सकते हैं। ये सिप्री की रिपोर्ट है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, जो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक, उसमें बैंक का प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। क्यों हुआ है? एनपीए हम सब जानते हैं, लेकिन यहां पर है प्रोविजन कवरेज रेशियो, एक जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो हम पढ़ेंगे प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो ये आप याद रखना कि प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है, प्रोविजनिंग। तो ये हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 1, आरबीआई म्यूचुअल फंड। तो हाल ही में क्या होता, प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई थी? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड क्राइसिस, एक कंपनी है यूएसए की जो इंडिया में म्यूचुअल फंड का काम करती है। इसने अपनी 6 स्कीम्स को बंद करने की घोषणा की कि अभी जो कोरोना वायरस के कारण ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि इन्वेस्टर को, जिन्होंने इनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, उनको इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं अभी स्कीम्स को नहीं रखूंगा। इन्होंने ऐसी घोषणा की। इसके बाद म्यूचुअल फंड में क्या आ गई प्रॉब्लम। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है ये देखेंगे हम आगे। लेकिन आरबीआई ने क्या घोषणा की है कि हम 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी डालेंगे, किसमें? म्यूचुअल फंड में हम प्रोवाइड करेंगे। किसके द्वारा? रेपो ऑपरेशंस के द्वारा, मींस रेपो रेट पर हम म्यूचुअल फंड्स, जितने भी कंपनियां, म्यूचुअल फंड क्या एक फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है देखा जाए तो इन संस्थानों को हम रेपो रेट पर 4.4%, जो भी रेपो रेट चल रही है उनके ऊपर हम 90 दिन के लिए क्या देंगे? पैसा देंगे, 50,000 करोड़। अब होगा क्या, देखो आरबीआई क्या करेगी, 50,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड कंपनीज को देगी, किसके ऊपर? रेपो रेट के ऊपर 4.1। और म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इसके बदले रख देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस जब भी हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो हम या तो कागज वगैरह रखते हैं जमीन के या घर के, उसी तरह जब भी म्यूचुअल फंड कंपनीज को अब लोन लेना है तो इनके पास क्या रहता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
मीन्स जी सेक इनको बोलते हैं। जनरली क्या है होता है कि बैंक को जब उधार लेना रहता है तो बैंक इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देता है और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा ये किसी और से उधार ले सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, लिक्विडिटी जो क्राइसिस है म्यूचुअल फंड में वो कम हो जाएगी। जब आरबीआई से इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले 50,000 करोड़ मिल जाएंगे तो इनका जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो कम हो जाएगा। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम जैसे कोई भी लोग हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पास हाथों में पैसा है, तो पर्सन 1 2 3 कई पर्सन हो सकते हैं, वो किसी एक जगह म्यूचुअल फंड अगर मैंने खोला, कोई कंपनी है म्यूचुअल फंड के नाम से, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड है, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। यहां से वो जो पैसा है म्यूचुअल फंड के द्वारा, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के द्वारा अलग अलग सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, इन सभी में वो डेप्थ के रूप में हो सकते हैं, मीन्स ऋण के रूप में दे सकते हैं, इक्विटी के रूप में लगा सकते हैं, मीन्स शेयर के रूप में लगा सकते हैं, और दोनों के रूप में, मीन्स जब हाइब्रिड रहता है तो वहां पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है। एक डेप्थ म्यूचुअल फंड, अगर जब हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, हमको कहाँ निवेश करना है, तो हम डेप्थ मीन्स यहां पर मनी मार्केट में पैसा लगाया जाएगा, तो हम पहले से चॉइस कर लेंगे कि हमको म्यूचुअल फंड कहाँ, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, यहां पर रिटर्न ज्यादा आता है लेकिन रिस्क ज्यादा है, यहां पर आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हो तो यहां पर आपके पैसे को मनी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों में लगाया जाएगा। इंडिया में म्यूचुअल फंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल अमाउंट में क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जैसे बैंक्स पैसा देती है लोगों को, उसी तरह निवेश के लिए बड़े बड़े घरानों को, कॉर्पोरेट घरानों को, उसी तरह जो म्यूचुअल फंड है ये छोटे छोटे निवेशकों को पैसा देती है अपनी कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए। ऐसे 24 से लेकर 27% जो क्रेडिट है, मीन्स पैसा जो दिया जाता है लोन के रूप में, वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड जो रहती है एक वित्तीय संस्थान है, ये क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट्स जारी करते हैं शेयर की, जैसे 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए, इस टाइप से, कि कोई भी इनके म्यूचुअल फंड्स को खरीद सके। अगर किसी के पास 1000 रुपये है तो भी खरीद सकता है, 100 रुपए का भी म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर है, मीन्स जो निवेश करना चाहते हैं अपने पैसों को, वो निवेश कर सकते हैं, और इन निवेशक बचत को निवेश करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और उस पैसे को ये जो म्यूचुअल फंड है वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा। मुद्रा मार्केट हो सकता है या कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वित्त बाजार में दोनों आते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जो पैसा रहता है वो 1 साल के लिए लगाया जाता है, मीन्स 365 दिन, और कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा का जो पैसा लगाया जाता है, जैसे शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो लंबे टाइम के लिए लगाते हैं। मनी मार्केट केवल 1 साल के लिए जो पैसा का लेन देन होता है वो मनी मार्केट के थ्रू होता है। और हम कल ही पढ़े थे इसको, इकोनॉमी का जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें, कि मनी मार्केट जो है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कैपिटल मार्केट सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड निवेशकों को यहां पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लाभ मिलता है, मींस यहां पर निवेशक कई जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे रिस्क कम हो जाती है। जैसे ग्रोथ बेस्ड और दूसरा है फिक्स्ड इनकम। ग्रोथ बेस्ड में क्या होगा कि जैसे जैसे अगर इक्विटी या शेयर में आप पैसा लगाओगे तो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको ग्रोथ के हिसाब से क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, डिविडेंड। जैसे अगर ऑटो में लगा रहे हो, ऑटो कोई कंपनी है तो हीरो, मारुति, आप वहां लगा सकते हो ग्रोथ इक्विटी में। फार्मा भी लगा सकते हो, सॉफ्टवेयर में इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनमें आप शेयर खरीद सकते हो। फिक्स्ड इनकम में क्या होगा, यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कोई लेना देना नहीं कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, तो यहां पर इंटरेस्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। इसमें आप किसी बॉन्ड, यहां पर जो रहता है म्यूचुअल फंड, या बॉन्ड में या फिर डिवेंचर, ये दोनों उधारी लेने के तरीके हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, दोनों के द्वारा लोग पैसा ले सकते हैं। तो इन बॉन्ड्स में जब आपके पैसों को निवेश किया जाता है तो यहां पर आपको इंटरेस्ट के बराबर पैसा मिलता रहता है। सेकंड टॉपिक है वर्चुअल कोर्ट्स, द हिंदू के पेज नंबर 6। ई कोर्ट भी बोल सकते हैं इनको। कोविड-19 के कारण जनरली क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के कारण अभी कोर्ट, जो ओपन कोर्ट चलते हैं जहां पर डायरेक्टली बहस होती है, वो नहीं चल रही। अभी जो हो रहा है वो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। तो यहां कहा गया कि चलो ये भी सही है, न्यायाधीश तक पहुंच हो रही है ऐसे मामले में, ऐसी बीमारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन है। लेकिन आने वाले टाइम में जब बीमारी सही हो जाएगी, मीन्स ये पेंडेमिक सही हो जाएगा, तो ऐसे कोर्ट्स रहना सही बात नहीं है। लेकिन बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स जोड़े, कहाँ कहाँ ऐसे कोर्ट्स को लागू कर सकते हैं। अगर कोई टेररिस्ट की सुनवाई करनी है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह टेररिस्ट को लाने जाने का खर्चा साथ में छूट के जा भी सकता है।
गोलीबारी हो सकती है। डेंजरस क्रिमिनल है, उनके लिए आप ऐसे कोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर जेल में हो, आपके लिए ऑनलाइन सिस्टम लगा दिया जाएगा, वहीं से आप डायरेक्ट वकीलों से बातें कर सकते हो। स्पेशली डिसेबल्ड पीपुल मीन्स जो विकलांग है, और जो इस पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट अगर कोई महाराष्ट्र में कोई पब्लिक सर्वेंट अगर किसी केस में फंसा हुआ है और उसको हियरिंग करनी है, उसकी हियरिंग अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो वहां से वर्चुअल कोर्ट के थ्रू काम कर सकता है, ताकि वो अपना प्रशासन का काम भी देख सके और यहाँ पर अपना जो कोई केस है, अगर मान लो कई बार फेक एनकाउंटर्स में फंस जाते हैं, तो उसको भी वो लड़ सके। थर्ड है रिसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हम देखते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, इसको याद रखना, चाइना का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत चाइना रोड, पोर्ट एंड सड़कें ये सभी बना रहा है, ताकि पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो मध्य एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे आसियन कंट्रीज हो, सभी जगह पोर्ट, सी पोर्ट, उसके बाद सड़कें, बहुत सारी जो पाइपलाइंस है, चाहे वो गैस की पाइपलाइन हो, इनके थ्रू पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी एक प्रोजेक्ट जो है वो BRI। 2016 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि BRI किसका प्रोजेक्ट है? डायरेक्टली चाइना। रिसेप से 2016 2018 दोनों साल क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेप से यूपीएससी में। अब एक जो रिपोर्ट है सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमेशा सेना के ऊपर खर्च कौन सा देश कितना कर रहा है, कौन सा देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, जो भी मिलिट्री आर्म्स है उनका, तो यहां पर यूएसए फर्स्ट नंबर पे है। हमको याद रखना है इंडिया सेकंड पे, चाइना, फिर इंडिया, रसिया एंड सऊदी अरेबिया, जो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च किए 2019 में। ग्लोबल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, पूरे वर्ल्ड में सेना पर खर्च बढ़ा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2019 में $71.1 बिलियन का खर्च किया है, और 2018 से ज्यादा है ये 6.8%। हमने 2.4% ऑफ जीडीपी का खर्च किया है सेना पर। तो ये याद रखना। सिप्री का रिपोर्ट आप एथिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में शांति बढ़ रही है घट रही है, तो आप इसका दे सकते हो कि ग्लोबल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो मीन शांति कहीं ना कहीं खतरे में है। जीएस में आप यूटिलाइज कर सकते हो। इंडसइंड बैंक पीसीआर, द हिंदू, पेज नंबर 15, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये हमको याद रखना है। न्यूज में कहा गया है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो के कारण इसका प्रॉफिट घटा है। अब ये होता क्या है? अगर बैंक से हमने पैसा लिया, अगर हम नहीं चुका रहे हैं, तो बैंक का वो पैसा क्या हो जाएगा? 90 डेज के बाद हम अगर किसी बैंक का कोई पैसा उधार लिया हुआ नहीं चुका रहा है, तो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मींस बैंक के लिए वो पैसा परफॉर्म करना बंद कर दिया है, क्योंकि बैंक से जो लाभ कमाता था वो पैसा, अब वो लाभ कमाना बंद हो गया है। तो एनपीए के कारण बैंकों को क्या होता है? नुकसान होता है। एनपीए के कारण जब बैंकों को नुकसान होता है, तो बैंक उस नुकसान की भरपाई अपने लाभ से कमी करके क्या करता है? भरपाई करता है। तो उसे ही बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। अगर किसी बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इट मींस पहले अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो 0 है, 0% मींस जो 100% लॉस है वो ऐसे कैसे धरा हुआ है। अगर 50% हो गया है तो इसने अपने 50% नुकसान की भरपाई कर ली है। अगर वो 63% हो जाता है, मींस उसने 63% भरपाई कर ली है, अब केवल 30% उसका नुकसान बचा हुआ है। उसकी भरपाई भी आने वाले टाइम में प्रॉफिट जो है उसको कम करके भरपाई कर लेगा। मींस अगर प्रॉफिट 1000 करोड़ का हो रहा है, तो उसमें से 900 करोड़ केवल प्रॉफिट में दिखाएगा, 100 करोड़ को प्रॉफिट में ना दिखाकर वो क्या कर देगा? बोलेगा कि मैंने प्रोविजन कवरेज रेशियो के लिए राशि को हटा दिया, मींस मैंने जो नुकसान हुआ था एनपीए के कारण उसमें उस राशि को लगा दिया है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है लगातार बैंकों का बढ़ रहा है, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। अब है रिसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें एशियान के 10 देश जो आप देखना मैप में जाके, वो सभी देश हैं, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वो सभी देश एशिया। यहां पर उसके 6 एफटीए पार्टनर्स, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड चाइना। एफटीए पार्टनर मींस एशियन के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो कि जब भी एशियन कंट्रीज का कोई माल इन देशों में आएगा या इन देशों का माल एशियन कंट्रीज में जाएगा, तो जो टैरिफ है, मींस आयात शुल्क है या नॉन टैरिफ जो शुल्क है, वो बहुत कम रहेगी। 0 तो नहीं बोल सकते, बट बहुत कम रहती है।
अभी हाल ही में क्या हुआ है, इंडिया ने रिसेप से बाहर रहने का अपना निर्णय लिया। तो इंडिया का जो निर्णय था वो क्यों रहा, यहां पर याद रखना 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट ये था कि रिसेप जो है 2016 में था, रिसेप जो है वो किससे संबंधित है, तो एशियान। 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि एशियान के साथ कौन से देशों का एफटीए है, तो रिसेप के कारण न्यूज में था इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो 3 आंसर दे रखे थे उसमें 3 ऑप्शंस में एक ऑप्शन में करेक्ट थे, बाकी 5 उसमें दे रखे थे पूरे कंट्रीज के नाम। तो ये थोड़ा सा देख लेना पेपर लास्ट में। वाई इंडिया नॉट ज्वाइन इट, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा इसको। फर्स्ट, इंडिया के फार्मर्स को लेकर प्रॉब्लम है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है वहां पर वीट की जो चीपर वीट मिलता है, मीन सस्ता वीट, अगर इंडिया अलाउ करेगा तो वीट वाले फार्मर तो मारे जाएंगे इंडिया में। एमएसएमई, इंडिया का एमएसएमई जो सूक्ष्म उद्योग है वो चाइना की वस्तुओं के आगे टिक नहीं पाएंगे। डेयरी, अगर डेयरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी एंड चीपर, सस्ते में बहुत ज्यादा है, और वो वहां की जो इंडस्ट्री वो एक्सपोर्ट क्वालिटी इंडस्ट्री है, तो इंडिया की इंडस्ट्री स्ट्रेस में आ जाएगी। इंडिया ने कहा कि मुझे ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए, उसकी डिमांड की थी, मींस जैसे ही किसी देश का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे चाहने से ज्यादा, जिससे हमारे मार्केट को नुकसान होने लगेगा, तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे, लेकिन इसको नहीं माना गया ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। मार्केट एक्सेस मींस गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया थी वो चाहती थी कि नॉन टैरिफ बैरियर जो चाइना ने लगा रखे हैं उनको हटाओ, लेकिन चाइना ने अभी इस पर कोई सांत्वना, उतनी अच्छा एक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ऑलरेडी 15 देशों में से 11 देशों के साथ, मींस जो रिसेप के जो बाकी 15 देश थी उनमें से 11 देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट पहले से ही था। ट्रेड डेफिसिट मींस हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट की तुलना में, जिसके कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी मात्रा में बढ़ गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी पहले वीडियोज में हो चुका है कि करंट अकाउंट डेफिसिट किसका पार्ट है, बीओपी, ये सभी चीजें आती रहेगी। लुक, अब यहां कहने का मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन था उस दिन, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, रीजनलिज्म को बढ़ाने की जरूरत है इंडिया को, उसके लिए रिसेप भी जरूरी था इंडिया के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी मींस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसके साथ हमारा कैसे संबंध बढ़े। नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा तभी डेवलप हो पाएगा जब हम एशियन देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कब आया था, पहले भी आ चुका था, द हिंदू के पेज नंबर 1, 11, दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 एंड इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 1, 11, 12 एक साथ, कब, फिर 5 नवंबर 2019 में भी टॉपिक आ चुका था। टॉपिक से रिपीट होते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।